चलो, किसी को कुछ पूछना है क्या कल की क्लास के बारे में? आप लोग को ऑनलाइन वाले देखो, कुछ भी अगर पूछना रहेगा ना आप लोगों को तो कमेंट कर देना। आप लोग ऑनलाइन वाले, आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग क्या है, कमेंट कर देना, तो मैं अपने अगली क्लास में जो है आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है? या फिर मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? और आप लोग को पूछना है कुछ? चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसका छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं। कि देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मौसम कैसे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण से परिवर्तित होता है। मैंने आपको बताया था, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो सूर्य का हम क्या कहते हैं, उसे उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणायन कहते हैं, ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण ही जो है दिन और रात कह रहा हूँ मैं, मौसम जो है परिवर्तन की घटनाएं होती है। मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से मौसम परिवर्तित होता है कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य इक्वेटर पर होता है तो इक्वेटर पर अधिक तापमान होता है, बाकी जगहों पर कम होता है। जब कर्क रेखा ऊपर होता है तो कर्क रेखा पर अधिक तापमान होता है और बाकी जगहों पर कम होता है। वही मकर रेखा पर ठंड की ऋतु होती है। मैंने कैसे बताया था, मैंने बताया था आपको कि जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो क्या होता है कि मकर रेखा पे जितने भी देश है वहां पर क्या होता है कि तापमान अधिक होता है, वहां पर गर्मी की ऋतु होती है। और उसी स्थिति में क्या होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती है, और तिरछी पहुंचती है तो इसके कारण क्या होता है कि वहां पर जो है कर्क रेखा पर उस समय ठंड की ऋतु होती है, ठीक है? फिर हम लोगों ने समझा था ग्रहण की स्थिति। तो ग्रहण की स्थिति हम लोगों ने बताया था मैंने आपको कि क्या होता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उस समय जो स्थिति बनती है वो होती है ग्रहण की स्थिति, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि ग्रहण की स्थिति कब बनती है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ आ जाए, ठीक है? अब देखो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता था तब क्या होता था, तब सूर्य ग्रहण होता था, ठीक है? और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती थी तो कौन सा ग्रहण होता था, तब चंद्र ग्रहण होता था। इसका मैंने आपको रीजन भी बताया था कि जब सूर्य की परछाई जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से पार नहीं होने देती है ना, क्या कर देती है, रोक देती है। तो उसके कारण से जो चमक रहा था चांद, है ना, वो चमकना, वो मतलब नहीं चमक पाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है ना? या आप ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो है परछाई बनती है कहाँ पर, चंद्रमा पर, ठीक है? ये भी बताया था मैंने आपको। और मैंने आपको बताया था कि सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था मैंने कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो जो है आपका सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है? तो ये थी हमारी लास्ट की क्लास, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे आज की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे रेखाएं, ठीक है? चलो देखो, आप लोगों ने अगर ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब किस तरह से होता है मैं बताता हूँ आपको। एक इस तरह से ग्लोब देखा। तो आपने जब भी ग्लोब देखा होगा तो उसमें आप लोग क्या देखते हैं कि कुछ सीधी रेखाएं होती है, ठीक है? कुछ ऐसी सीधी रेखाएं होती है और कुछ इस तरह से आड़ी रेखाएं बनी हुई होती है, ठीक है? और ये एक दो नहीं होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर चार भागों में बांट के दिखा दिया, तो ऐसी नहीं होती है। आप देखोगे जब भी ग्लोब को तो कुछ इस तरह से बनी हुई रहती है आड़ी रेखाएं, इस तरह से। इस तरह से वहीं घड़ी की बात करते हैं तो ये जो सीधी रेखाएं रहती है वो भी इसी तरह से बनी हुई रहती है,
ये इस तरह से बनी हुई रहती है, ठीक है। अब आप समझ लो यहाँ पे भी बनी हुई, ठीक है। तो देखो मेरा ये बताने का उद्देश्य क्या था, देखो मेरा ये बताने का उद्देश्य मेन ये था कि देखो जो सीधी रेखाएं हैं, जो सीधी रेखाएं हैं उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो आड़ी आड़ी रेखाएं हैं, है ना, या जो लेटी हुई रेखाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, ठीक है। तो हम इसे लैटिट्यूड कहते हैं। अब देखो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं देशांतर और इसे कहते हैं हम अक्षांशीय रेखा, ठीक है। ये देखो ये सीधी रेखा है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं देशांतर। और इसे ये जो लेटी हुई रेखा है इसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश, ठीक है, अक्षांश या लैटिट्यूड। और इसे कहते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखो ये है देशांतर और ये है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो होती है वो क्या करती है? देखो ऐसी रियल में कोई भी रेखा बनी हुई नहीं है। ये हम लोग किस लिए बनाते हैं? ताकि हमें पढ़ने और स्टडी करने में आसानी हो, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग जो है जो रेखाएं बनाते हैं ये मतलब एक काल्पनिक रेखाएं है, ठीक है। अगर आपको बोले कि वास्तविक रेखाएं, तो ऐसी कोई वास्तविक रेखाएं है नहीं, ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं? देखो ये है 0 डिग्री अक्षांश। जिस अक्षांश क्या होती है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा होती है। मैंने आपको बताया काल्पनिक है, ठीक है। ये बीचों बीच की जो रेखा है आड़ी वाली, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर इधर ये कौन सा है? ये गोलार्ध आपका कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध, अच्छा गोलार्ध क्यों कहते हैं? गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला। अब देखो ये 0 डिग्री है, बीच से काट रही है इसको, तो ऊपर का गोला को आधा काट दी उसने, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? गोलार्ध कहलाएगा। और चूंकि ये क्या है? उत्तर में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। वहीं अगर हम बात करें सर दक्षिण की, तो ये दक्षिण वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। चलो तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे ये अक्षांशीय रेखा, ठीक है। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये दो भागों में बांटता है। इसे हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, ठीक है, और इसे हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे अक्षांश की, ठीक है। ये बनाया मैंने पृथ्वी, और ये जो आड़ी रेखा है ये क्या है? मैंने बताया आपको ये है अक्षांश, ठीक है, अक्षांश लैटिट्यूड। अब मैंने आपको बताया ये क्या है? 0 डिग्री है, ठीक है। अब ये एक रेखा तो नहीं है ना, इसके साथ साथ बहुत सारी रेखाएं हैं, है ना, बहुत सारी मतलब कितनी रेखाएं हैं? तो उत्तरी गोलार्ध से ऊपर जब तक जितना बढ़ते जाते हैं, है ना, ये डिग्री के हिसाब से, है ना, 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 5 डिग्री पर, इस तरीके से जैसे जैसे आप उत्तरी गोलार्ध में ऊपर बढ़ते जाएंगे, यहाँ से क्या होता है? यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ 2, 3, ऐसा करके डिग्री बढ़ते जाती है ना, रेखाएं बढ़ते जाती है। यानी ऊपर कितनी हो गई? ऊपर ऐसे करते करते जब यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। कितनी? 90, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। वैसे जब इधर पूरी 90 है तो इधर भी कितनी होगी? यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, है ना, 3 डिग्री, 4, ऐसे करते करते कितनी हो जाएगी? यहाँ पर भी हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो जहां ये जो 90 डिग्री होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। और देखो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि पृथ्वी की तिरछी होने के कारण से क्या होता है कि जो सूर्य की सीधी रेखा
जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है ना, वो मैंने बताया था आपको कि एक काल्पनिक रेखाएं बनाती है, जिसको हमने कर्क और मकर रेखा बताया था। तो जो कर्क रेखा है वो कहाँ तक होती है, वो होती है 23.5 डिग्री, और चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो ये क्या होगी, नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ये होती है कर्क रेखा। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं इधर साउथ में भी वैसी होगी, तो ये क्या हो जाएगी 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, दो रेखा समझ लिया आपने, ये होती है यहाँ से एक जो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री ये साउथ। तो ये दो रेखा बन जाती है। ये एक रेखा हो गई आपकी कर्क रेखा और दूसरी हो गई आपकी मकर रेखा। अब देखो कर्क रेखा है ना, और ध्रुवों के बीच में है ना ये रेखा, यहीं पर बनती है 66.5 डिग्री। कितना, 66.5 डिग्री। अब ये कौन सी रेखा है, तो जो 66.5 डिग्री है इसको हम कहते हैं उपध्रुवीय। ध्रुव पे नहीं है लेकिन ध्रुव के पास में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपध्रुवीय। क्या कहते हैं, उपध्रुवीय। अब ये कौन से गोलार्ध में, नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ लिख देंगे नॉर्थ 66.5 डिग्री नॉर्थ। और वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा होती है 66.5 डिग्री साउथ। इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी हम उपध्रुवीय, दक्षिण उपध्रुवीय रेखाएं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहां पर है, अब वो यहां से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया, तो उसे 1 डिग्री क्रॉस करने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, ये भी जानना होगा हमको, है ना। उसी आधार पर हम समय निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, तो 1 डिग्री चलने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, तो जब हम बात करते हैं अक्षांश की, ठीक है, जब हम बात करते हैं अक्षांश की, तो 1 डिग्री तय करने में कितना दूरी आती है, तो यहाँ आती है 111 किलोमीटर। क्या आता है, 111 किलोमीटर। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ता है, 111 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे देशांतर रेखा की। ठीक है, चलो चलो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अक्षांशों में क्या होता है कि वो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में बांटते हैं, उसी तरीके से जब देशांतर की हम बात करते हैं तो वो सीधी रेखा में आती है, और वो क्या करते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी भाग में, इस साइड वाला भाग को क्या कहते हैं, हम पूर्वी भाग कहते हैं। ठीक है, और इधर वाला, इसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी भाग। ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था वहां पर किसमें, अक्षांश में, कि यहाँ पे से यहाँ पे बताया था आपको 0 डिग्री है करके, इधर से ऊपर जाते तो इधर 90 बन जाती है, 90 डिग्री आ जाती है ना, वो बताया था मैंने। और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर 0 है, और इधर जब बढ़ेंगे हम तो डिग्रियां बढ़ते जाती है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री ऐसा करते करते, तो इधर कितनी बन जाती है, यहाँ पर आते तक के ये हो जाती है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हो गई 90 डिग्री। वैसे ही हम बात करते हैं इधर की, तो यहाँ पर भी हो जाती है कितना, 90 डिग्री हो जाती है। ऐसे मिला करके ये 90 और ये 90 दोनों मिलाकर के कितनी
180। कितनी? 180। मगर ये पूरी देशांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि हमने अभी आधे गोले की बात की है, क्योंकि यहां से यहां तक का एक साइड का गोला है ना, इधर वाले गोले की बात की, इसके पीछे भी तो है और 180 पीछे है, तो 180 और 180 कितना हो जाएगा आपका? 360। कितना? 360 डिग्री, यानी 360 देशांतर रेखाएं होती है। वही हम बात करते हैं अक्षांशीय रेखाओं की, तो अक्षांशीय रेखा ऊपर 90 होती है और विषुवत रेखा के नीचे 90 होती है, और एक होती है विषुवत रेखा। तो ऐसे मिलाकर के वो कितनी होती है? वो होती है 181। कितनी होती है? 181 होती है। अब देखो कोई व्यक्ति, मैंने जैसे उसमें बताया था कि दक्षिण से ऊपर की ओर चलता है, तो उसमें एक देशांतर पार करने में कितनी दूरी लगती है। वैसे यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है पश्चिम से पूर्व चल रहा है या पूर्व से पश्चिम चल रहा है, तो अगर ऐसे चल रहा है तो उसे एक जो डिग्री है उसको क्रॉस करने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। तो देखो उसको एक डिस्टेंस दूरी तय करने के लिए उसको 111.32 किलोमीटर ये दूरी तय करना पड़ेगा। अक्षांश में बताया था 111 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर क्या है? देशांत में 111.32 किलोमीटर। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब वही बात करते हैं कि ये पूरे अक्षांश को तय करने में कितना दूरी मतलब समय लगेगा। तो देखो कितनी डिग्री है? 360 है, और यहां से लेकर के यहां तक के 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है अपना। तो कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में। तो इस डिग्री को हम लोग यहाँ से डिवाइड कर देंगे 24 से। तो जब हम बात करते हैं 24 से इसको करेंगे तो 1 मिनट में कितना, सॉरी 1 मिनट बोल रहा हूँ मैं, 1 डिग्री तय करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। वहीं हम बात करते हैं 15 डिग्री तय करने में कितना लगेगा? ये लगेगा 60 मिनट, यानी 1 घंटा, ठीक है। देखो वही हम बात करते हैं भारत की स्थिति की, ठीक है। तो जब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं, देखो जब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत के अगर अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की हम बात करते हैं, तो देखो जब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की, कौन सी? अक्षांशीय विस्तार की 0.4, और इधर कितना है? इधर है 36.7 डिग्री। और देशांतर की बात करते हैं हम, तो ये है आपका 68.7, और यहां पर आ जाएगा 97.25। अब देखो यहां से लेकर के अगर हम यहाँ की देखते हैं तो मोटा मोटा कितना अंतर आ रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का। और हमने बताया गया है कि 1 डिग्री को तय करने में 4 मिनट लगता है, और अगर 1 डिग्री को तय करने में 4 मिनट लगता है तो 30 डिग्री को तय करने में कितना लगेगा? 120 मिनट। कितना लगेगा? 120 मिनट लगेगा, सॉरी, तो 120 मिनट लगेगा ना। तो ये क्वेश्चन बनता है 120 मिनट बराबर कितना हो गया? 2 घंटे, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि गुजरात और आपका अरुणाचल प्रदेश है ना, इसमें कितने समय का अंतर होता है। या फिर अगर बोले कि गुजरात से कोई व्यक्ति चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश में कितने समय का अंतर आ रहा है, ये पूछा जाता है उसको। तो वहां के और यहाँ के समय में अंतर कितना होगा? ये होगा 2 घंटे का। कितने का अंतर होगा? 2 घंटे का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है आपका, है ना, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो